नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दो। फिर चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और राजस्थान पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंत तक जरूर बन के रहना। देखो पहला क्वेश्चन देखो अपने क्लास का कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस जिले में है स्थित है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? गुरु शिखर। ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर है, सभी याद रखना। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 है। तो गुरु शिखर कौन से ज़िले में स्थित है? तो सिरोही ज़िले में स्थित है। कौन से ज़िले में स्थित है? सिरोही में। और उदयपुर में कौन सी है? तो उदयपुर में याद रखना आप, जरग्गा। कौन सी है? जरग्गा उदयपुर में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। उसके बाद में कौन सी है? तो उसके बाद में याद रखना सर है। कौन सी है? सर है। ये भी सिरोही में स्थित है। कहाँ पे? सिरोही में। 3 नंबर पे आती है कौन सी? दिलवाड़ा। 3 नंबर पे है दिलवाड़ा। और 4 नंबर पे आती है जरग्गा। तो चारों चोटी आप याद रखना। देखो अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश बीएड क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का कौन सा भौतिक क्षेत्र बीएड क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो बीएड क्षेत्र, बीएड भूमि के लिए प्रसिद्ध है। बीएड यानी जो चंबल नदी बहती है ना, चंबल नदी से होने वाले गहरे गड्ढे और उत्खात, उस क्षेत्र को बीएड कहा जाता है। देखो व्याख्या देखो इसकी थोड़ी। देखो चंबल नदी द्वारा निर्मित गहरे गड्ढे उत्खात को बीएड क्षेत्र कहा जाता है। ये कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिले में। याद रखना जिले तो ज़रूर याद रखना। मुख्यतः एक तो सवाई माधोपुर, पक्का सीधा ऑप्शन में टपकता है ऐसा। सवाई माधोपुर, धौलपुर सर्वाधिक बीएड भूमि, और कोटा। देखो चंबल नदी 6 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से? 6 जिलों से चंबल नदी गुजरती है। देखो अगला क्वेश्चन देखो अपना कि 56 का मैदान राजस्थान के किस भौतिक भाग का हिस्सा है। याद रखना 56 का मैदान। तो 56 का मैदान राजस्थान के किस भौतिक का? तो ये पूर्वी भौतिक प्रदेश है ना, उसका हिस्सा है 56 का मैदान। देखो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर राइट अपना सी होगा। कौन सा? इम्पोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन पे। कौन सा? 56 का मैदान तो पूर्व मैदान का है, ना कि दक्षिण पूर्व का है। याद रखना पूर्व मैदानी प्रदेश का है 56 का मैदान। देखो अगला देखो 56 का मैदान। देखो माई नदी के बेसिन प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों के बीच 56 ग्रामों का समूह है। कितने? 56 ग्राम का समूह प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। याद रखना कौन से जिलों में? तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। नदी भी याद रखना, माई नदी। अगला देखो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला क्या है? राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो कौन सा है? यह है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़, जो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा कौन सी? बंगाल की खाड़ी की शाखा सर्वप्रथम राजस्थान के झालावाड़ से ही प्रवेश करती है। कहाँ से? झालावाड़ से। और अरब सागर की शाखा, अरब सागर की जो बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। अरब सागर की शाखा है ना, ये बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। और सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में कहाँ होती है? तो झालावाड़ में। और न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है न्यूनतम वर्षा। देखो अगला देखो झालावाड़ जिला राजस्थान का सर्वाधिक प्राप्त करने वाला वर्षा वाला जिला है। औसतन वर्षा कितना होती है यहाँ पर? देखो औसतन वर्षा लगभग 100 सेमी। कितना? याद रखना 100 सेमी औसतन वर्षा होती है झालावाड़ में, 100 सेमी। जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो माउंट आबू है। याद रखना स्थान तो माउंट आबू है सर्वाधिक, और न्यूनतम वाला तो सम कहाँ पे स्थित है? तो फलोदी में। कहाँ पे? फलोदी में, जो सबसे कम न्यूनतम वर्षा प्राप्त होती है। और जिला पूछे तो जैसलमेर में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है। जैसलमेर में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है, सर्वाधिक झालावाड़ में होती है। अगला कि लू किस प्रकार की पवन ऊर्जा है। तो लू किस प्रकार की पवन है जो राजस्थान में गर्मियों में चलती है। तो लू राजस्थान में कब चलती है? तो गर्मियों में। याद रखना ग्रीष्म ऋतु में चलती है लू। तो ये एक गर्म और शुष्क हवा है। क्या है? गर्म और शुष्क हवा है।
याद रखना, गर्म व शुष्क हवा है ये लू, गर्मियों में चलती है लू। देखो कि लू गर्मियों के मौसम में पश्चिमी राजस्थान में, याद रखना कहाँ पे, पश्चिमी राजस्थान यानी मरुस्थलीय प्रदेश में चलने वाली अत्यधिक गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है। अत्यधिक गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है जो तापमान को बहुत अधिक बढ़ा देती है। लू है ना, तापमान को बहुत अधिक बढ़ा देती है, गर्म हवा होती है। तो अगला कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई किस जिले में है? किस क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक चौड़ाई व ऊंचाई? तो उत्तर पूर्वी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण पश्चिमी अरावली या पूर्वी? तो कौन से में है? तो यह दक्षिण पश्चिमी अरावली। कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिमी अरावली, ऑप्शन नंबर सी। देखो अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई, सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई दक्षिण पश्चिमी, यानी दक्षिण पश्चिमी भाग कौन सा? यानी उदयपुर, मुख्यतः याद रखना उदयपुर, सिरोही और राजसमंद। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊपर बताया था आपको, तो गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर। याद रखना कितनी है? 1722 मीटर। देखो अगला, देखो क्वेश्चन नंबर 7 कि हाड़ौती का पठार राजस्थान के किस भाग में स्थित है? हाड़ौती का पठार राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान के सबसे नीचे, यानी इस भाग में आपको पता है हाड़ौती का पठार है, इधर मरुस्थलीय है। तो कौन से भाग में है? तो ये दक्षिण पूर्वी भाग में। कौन से? दक्षिण पूर्वी भाग में हाड़ौती का पठार, यानी कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला डिस्ट्रिक्ट वाला, जिला वाला, तो ये हाड़ौती का पठार। देखो हाड़ौती का पठार राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण पूर्वी भाग में, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ शामिल है। ये विंध्य कगार भूमि का हिस्सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखना कौन सी भूमि का हिस्सा है? तो ये विंध्य कगार भूमि का हिस्सा है। जिले भी याद रखना, हाड़ौती में कितने? 4 जिला आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। और यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी। हाड़ौती प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है, यानी वर्टीसोल से, वर्टीसोल मृदा पाई जाती है। याद रखना कौन सी? वर्टीसोल मृदा पाई जाती है हाड़ौती में। और पश्चिम में एंटीसोल मृदा पाई जाती है। याद रखना मरुस्थलीय क्षेत्र पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान अपने से क्या है? एंटी है, तो याद रखना ऐसे एंटीसोल मृदा पाई जाती है। देखो अगला, देखो राजस्थान में थार मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में है? तो थार मरुस्थल किस दिशा में है? कौन सी दिशा में विस्तार है थार मरुस्थल का? तो ये है अपने राजस्थान के, जैसे देखो राजस्थान ऐसे है चतुर्भुजाकार पतंगाकार का, तो इस दिशा में थार मरुस्थल है। ये कौन सी? देखो ऊपर उत्तर हो गई, नीचे पश्चिम, इधर साइड में पश्चिम, फिर नीचे दक्षिण, ये पूर्व है। तो कौन सी दिशा में है थार मरुस्थल? देखो ऑप्शन नंबर इसमें राइट क्या होगा अपना? सी ऑप्शन होगा, दक्षिण पूर्व। इसमें ऑप्शन सही नहीं है। देखो इसका पश्चिम होना चाहिए था, सीधा पश्चिम पूर्व मत करो, यहाँ पे सीधा पश्चिम दिशा में होगा राजस्थान। थार मरुस्थल राजस्थान के पश्चिम में है। देखो पश्चिम पूर्व की ओर में ऐसे, देखो पश्चिम पूर्व, डी ऑप्शन नंबर राइट होगा। क्या होगा? डी। देखो थार का विस्तार राजस्थान के पश्चिम और पूर्व की ओर है, जो धीरे धीरे कम होता जाता है, और अरावली के पश्चिम किनारे, यानी अरावली के पश्चिमी किनारे तक फैला हुआ है। मध्य से आपको पता है अरावली गुजरती है राजस्थान के, तो उसके पश्चिमी किनारे तक फैला हुआ है थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल को कौन सी रेखा 2 भागों में बांटती है? वर्षा रेखा। तो याद रखना 25 सेमी। कौन सी? 25 सेमी, जो थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, शुष्क और अर्ध शुष्क को। और अरावली को, राजस्थान को 2 भागों में कौन से बांटती है? तो राजस्थान को 50 सेमी। कौन सी? 50 सेमी, जो राजस्थान को 2 भागों में अलग करती है। देखो नेक्स्ट, माउट क्या है? तो माउट क्या है? तो आप सभी को पता है माउट क्या है। ये एक शीतकालीन वर्षा है, शीतकाल में होने वाली माउट क्या है? शीतकालीन वर्षा है। कौन सी फसल के लिए लाभदायक होती है? तो ये रब्बी के लिए, याद रखना रब्बी के लिए, जैसे रब्बी में कौन सी? मुख्यतः गेहूँ के लिए लाभदायक होती है माउट। तो ये कौन से चक्रवाती तूफान से आती है? तो ये याद रखना भूमध्य सागर से आने वाली हवा है, विक्षोभ की हवा है। भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली हवा है। देखो याद रखना भूमध्य सागर, याद रखना भूमध्य सागर माउट भूमध्य चक्रवातों से होने वाले शीतकालीन वर्षा को कहा जाता है, जो रब्बी के फसल के लिए मुख्यतः लाभदायक होती है।
जिसमें गेहूँ आता है, देखो लाभदायक होती है। याद रखना भूमध्य सागरीय चक्रवाती से आने वाली है हवा, ये शीतकालीन हवा, ये याद रखना आप सभी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10 अपना, कि राजस्थान में रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान को अलग करने वाली समरेखा, अभी आपको बताया था। तो राजस्थान के राजस्थान है, जैसे थार मरुस्थल है, इधर शुष्क और अर्ध शुष्क, इनके मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो 25 सेमी रेखा। कौन सी? 25 सेमी। और राजस्थान को दो भागों में कौन सी रेखा अलग करती है? तो 50 सेमी। इसका राइट ऑप्शन तो अपना ए होगा, और राजस्थान को 50 सेमी दो भागों में अलग करती है। देखो 25 सेमी समरेखा पश्चिमी राजस्थान को दो भागों में कौन से दो भाग याद रखना? एक तो शुष्क है जो रेतीला मैदान है, एक अर्ध शुष्क है जो बांगर में विभाजित करती है। याद रखना बांगर भी नाम आ सकता है। एक तो शुष्क और दूसरा अर्ध शुष्क। 25 सेमी समरेखा इनको अलग करती है बीच में से। अगला तो ये अब अपना है, अगला टॉपिक रहेगा नदियों और झीलों के बारे में। देखो कि बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? कौन सी नदी है? तो बनास नदी। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, बिजेराल की पहाड़ियाँ या कुमलगढ़ की। तो बनास नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ी से होता है? तो ये होता है खमनोर की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा अपना। कौन सी? खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। देखो बनास नदी का उद्गम राजसमंद, याद रखना कौन से जिले से? राजसमंद में कुमलगढ़ के पास खमनोर की पहाड़ियों से होता है। कौन सी पहाड़ियों से? तो खमनोर की पहाड़ियों से होता है, कुमलगढ़ के पास राजसमंद जिले से बनास नदी का। पूर्णतः सबसे लंबी नदी है राजस्थान की, वैसे देखें तो पूर्णतः राजस्थान में ही इसका उद्गम होता है और राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। अगला, चंबल नदी राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? तो चंबल नदी राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? तो आप सभी को पता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ से प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा अपना। चंबल नदी कितने जिलों में बहती है? तो याद रखना 6 जिलों में चंबल नदी बहती है। कितने? 6 जिलों में, राजस्थान के 6 डिस्ट्रिक्ट में चंबल नदी बहती है। याद रखना बारहमासी नदी भी कहा जाता है इसको। क्या? बारहमासी, यानी ये 12 महीने चलने वाली नदी है। अगला देखो अपना, देखो 84गढ़ नामक स्थान से चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है चंबल नदी। अगला कौन सी है? कि लूनी नदी का जल किस स्थान तक बाद में खारा हो जाता है? तो लूनी नदी कहाँ से उद्गम होता है इसका? तो नागपहाड़ी से होता है। कहाँ है नागपहाड़ी? तो अजमेर से। कहाँ से? अजमेर से। तो इसका पानी खारा कहाँ हो जाता है? तो बालोतरा के बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। कहाँ? बालोतरा के बाद में इसका लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियाँ देखो, एक तो जवाई है। कौन सी? याद रखना जवाई, जोजरी, सूकड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी। जितनी भी देखो स्त्रीलिंग जैसे है ना, स्त्रीलिंग जैसे जोजड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, तो ये लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। एकमात्र नदी है जो लूनी के बाएं तरफ से मिलती है। कौन सी है? तो वह है जवाई नदी। कहाँ से उसका उद्गम होता है? तो याद रखना नागौर से उद्गम होता है। कौन सी? जवाई नदी का। अगला देखो कि राजस्थान की मृत, तो राजस्थान की मृत नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो काकनी, घग्गर, बाणगंगा, साबी। तो राजस्थान की मृत नदी के नाम से कौन सी जानी जाती है? तो घग्गर नदी। घग्गर नदी कहाँ कहाँ चलती है? घग्गर नदी कहाँ बहती है राजस्थान में? तो हनुमानगढ़ और गंगानगर में। कहाँ? हनुमानगढ़ और गंगानगर में। अभी तो आपको पता है कि इतनी वर्षा हो रही है तो घग्गर नदी एकदम फुल पानी से, इसका अभी वर्तमान पानी पोर्ट हवास ख़त्म कहाँ होता है? तो ये पाकिस्तान तक जाती है। अधिक पानी होने पे कहाँ पे विलुप्त होती है जाके? तो पोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है। याद रखना मृत नदी, नट नदी भी कहा जाता है घग्गर नदी को। और वैदिक नदी है तो वेदों में क्या है इसका नाम? तो याद रखना सरस्वती नदी नाम है। पशु परीक्षण में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में 1 दिसंबर को, तो क्या नाम है इसका? क्या पूछा था? वेदों में क्या नाम है? तो सरस्वती नदी भी नाम है। और बाणगंगा आपको पता है अर्जुन की गंगा, जयपुर से कोटपुतली बे रोड से उद्गम होता है इसका। और काकनीय नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये जैसलमेर से। कहाँ से?
जैसलमेर से काकनी नदी का उद्गम होता है। कहाँ से, याद रखना, जैसलमेर से। सबसे छोटी नदी। देखो अगला, देखो घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नाम से भी जानी जाती है। सरस्वती नदी के मार्ग में बहती है। इसका प्रवाह अनियमित होने के कारण ये मृत नदी भी या नट नदी भी कहा जाता है। तो ये हनुमानगढ़ में वैसे समाप्त हो जाती है। कहाँ पे, हनुमानगढ़ में, भटनेर के दुर्ग के पास में, भटनेर में समाप्त हो जाती है। फर्स्ट ग्रेड में अभी पूछा गया था। देखो अगला, माई नदी की सहायक नदी बताना है। तो माई नदी की सहायक नदी कौन सी है? कोठारी, मोरेल, सोम, बाणगंगा। तो माई नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सोम नदी है। कौन सी है? सोम नदी माई की सहायक नदी है। तो माई देखो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है। क्या याद रखना, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, उल्टे यू आकार की है, उल्टे यू आकार की आकृति बनाती है। तो एमपी से इसका उद्गम होता है और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? कहाँ से प्रवेश करती है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना कहाँ से प्रवेश करती है। और उल्टे यू आकार की दो, राजस्थान के कितने डिस्ट्रिक्ट में? 2 डिस्ट्रिक्ट में ऐसे उल्टे यू आकार की और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई सभी को पता है ना कितनी है? तो 26 किलोमीटर। याद रखना कर्क रेखा की लंबाई कितनी है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। कहाँ से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। देखो माई नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ देखो, सोम, जाखम, कौन सी? सोम, जाखम, अन्नास, त्रिवेणी संगम बनाती है। सोम, जाखम, अन्नास त्रिवेणी संगम बनाती है। याद रखना, सोम, जाखम, अन्नास तो त्रिवेणी संगम बनाती है। तो ये माई नदी की सहायक नदी हैं। अगला, कि पिछोला झील किस शहर में स्थित है? तो पिछोला झील किस शहर में स्थित है? तो पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? उदयपुर में पिछोला झील स्थित है। पिच्छू बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था अपनी बेलू की याद में। याद रखना, नटनी का चबूतरा भी यहीं स्थित है। देखो पिछोला झील उदयपुर शहर की सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत झीलों में से एक है। इसके किनारे क्या है? तो इसके किनारे सिटी प्लेस है। क्या है इसके किनारे? सिटी प्लेस है। याद रखना, सिटी प्लेस और जग मंदिर ऐतिहासिक स्थल है। जग मंदिर भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जग मंदिर कौन सी झील के किनारे है? पूछा जा सकता है। तो सिटी, ये जग मंदिर पिछोला झील के किनारे। अगला, राजस्थान की कौन सी झील नक्की झील के नाम से प्रसिद्ध है, जो ज्वालामुखी क्रिया से बनी है? तो राजस्थान की एक तो सबसे ऊंची झील है नक्की झील। कौन सी? सबसे, राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी, जो सर्दियों में एकमात्र झील है जो जम जाती है। सर्दियों में एकमात्र झील जो राजस्थान की जम जाती है वो है कौन सी? नक्की झील। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है। कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। तो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची, याद रखना, सबसे गहरी और सर्दियों में राजस्थान की एकमात्र झील जो जम जाती है। देखो नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ये राजस्थान की एकमात्र झील है जो अधिक ऊंचाई पर है। क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तथा कहा जाता है कि इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया, क्रेटर झील या देवताओं के नाखूनों के द्वारा किया गया है। क्रेटर झील या नाखून, देवताओं के नाखूनों के द्वारा किया गया है। किसका? नक्की झील का। याद रखना कहाँ पे है? तो सिरोही में स्थित है। अगला, सामर झील किस प्रकार की झील है? तो सामर झील किस प्रकार की झील है? तो आप सभी को पता है ये एक खारे झील है। क्या है? खारी एक प्राकृतिक झील है। याद रखना, ना कि कृत्रिम है। क्या है? प्राकृतिक झील है। खारे पानी की प्राकृतिक झील है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा अपना इसमें। आप सभी को बताना है कि सामर झील में कौन कौन सी नदियाँ आके गिरती है। देखो खारे पानी की प्राकृतिक झील है सामर झील, राजस्थान की सबसे बड़ी। याद रखना क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और देश के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8.7% नमक उत्पादन करती है। एकमात्र सामर झील से 8.7 नमक उत्पादन किया जाता है। कौन सी झील से? तो सामर झील से। खारे पानी की प्राकृतिक झील है। कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। जयपुर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर की सीमा में स्थित है। ऐसे जयपुर में स्थित है। याद रखना सभी। देखो अगला, फोय सागर झील किस जिले में स्थित है? तो फोय सागर झील किस जिले में स्थित है? इसका नया नाम क्या है? पता है आप सभी को पता है कि वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो इसका नया नाम क्या है? तो वरुण सागर झील है। याद रखना, पटवारी में पूछा गया था। वरुण सागर झील है इसका नया नाम। तो कौन से ज़िले में स्थित है? तो ये अजमेर ज़िले में। कौन से ज़िले में स्थित है? अजमेर ज़िले में।
और अजमेर ज़िले की स्थापना किसने की थी? तो अजमेर ज़िले की स्थापना की थी अजयराज चौहान ने। याद रखना, अजयराज चौहान ने अजमेर ज़िले की स्थापना की थी। रिसेंट पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अजयराज चौहान के द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी। और फोय सागर अजमेर में स्थित है, इसका नया नाम क्या है? याद रखना, वरुण सागर। देखो अगला, अकाल राहत। देखो फोय सागर झील अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए बांडी नदी, याद रखना कौन सी नदी? बांडी नदी के जल को रोककर बनाया गया था। कौन सी? याद रखना, बांडी। बांडी किसकी सहायक नदी है? तो लूणी की सहायक नदी है बांडी। किसकी? लूणी की। नेक्स्ट, किस नदी को वागड़ की गंगा या कांठल की गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को वागड़ की गंगा या कांठल की नदी गंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी। किसको? माही को। माही को वागड़ की गंगा या कांठल की गंगा कहा जाता है। तो ये कौन से ज़िलों में बहती है? देखो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ मुख्य थे। देखो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में उल्टे यू आकार की कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी? माही नदी। देखो, माही नदी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में वागड़ या कांठल की जीवन रेखा है, इसीलिए इसे वागड़ की गंगा या कांठल की गंगा कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 576 है। याद रखना, 576 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी। नेक्स्ट, देखो अब झीलें नदियाँ अपनी कंप्लीट हो चुकी है। उनमें से मुख्यतः देखो, फोर्थ कर्मचारी आपके 4th ग्रेड के लिए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगल क्वेश्चन 99% की आपका बाहर नहीं जाएगा ऐसे ही। आपको अभी देखा था रिसेंट पटवारी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, एकदम हल्के ऊपर से पूछे गए। तो ये तो 10th लेवल की पेपर है। देखो अब बात करेंगे हम कृषि और अपने मृदा के बारे में। तो राजस्थान में लाल लोमी मिट्टी मुख्यतः किस जिलों में पाई जाती है? तो लाल लोमी मिट्टी बताना है। देखो, गंगानगर, हनुमानगढ़, पता है नहीं पाई जाती इसमें। इधर जयपुर, अजमेर में, तो जयपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जालोड। याद रखना कौन सी? जालोड, यानी एलपी सोल। मुख्यतः राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। याद रखना कितने? 5 प्रकार की। तो जयपुर में इधर तो एल्फी सोल मृदा पाई जाती है। कौन सी? एल्फी सोल। और जैसलमेर, बाड़मेर में कौन सी है? अभी ऊपर बताया था आपको, तो एंटीसोल। कौन सी मृदा? तो एंटीसोल। तो क्या पूछा इसमें? तो लाल लोमी। तो लाल लोमी कहाँ पाई जाती है? तो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अरावली क्षेत्र वाले में लाल लोमी मृदा। याद रखना, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। और शेरोजम मिट्टी, तो याद रखना गंगानगर में पाई जाती है शेरोजम। देखो, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में पाई जाती है लाल लोमी मिट्टी। दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जैसे जिलों में पाई जाती है, जो मक्का की खेती के लिए उपयुक्त है। याद रखना, कौन सी खेती के लिए? मक्के की खेती के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा मक्के की फसल की खेती कहाँ की जाती है? तो दक्षिणी क्षेत्र में की जाती है। कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती प्रदेश, इधर दक्षिणी क्षेत्र में, हाड़ौती में नहीं, दक्षिणी, यानी सबसे सर्वाधिक प्रतापगढ़ में। देखो अगला, रब्बी की फसल में कौन सी फसल प्रमुख है? तो इनमें से बताना है आपको कि रब्बी की फसल कौन सी है। बाजरा, मक्का, गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, चावल, कपास, मूंगफली। तो कौन सी रब्बी की फसल है इनमें से? तो गेहूँ, जौ, चना। रब्बी की यानी जो शीत ऋतु में बोई जाने वाली है। कौन सी? शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल। तो कौन सी है? गेहूँ, जौ, चना। देखो कि रब्बी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है? तो याद रखना, अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। और कटाई कब की जाती है इसकी? तो मार्च अप्रैल के मध्य इसकी कटाई की जाती है। इनमें देखो, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, अलसी आदि प्रमुख फसलें हैं। अगला, कि राजस्थान में खरीफ की फसल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो खरीफ की फसल यानी शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली, तो इसको क्या कहा जाता है? तो देखो, सयालू तो किसको कहा जाता है? तो ये तो शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल को तो सयालू कहा जाता है। और उन्नालू जो खरीफ में बोई जाती है ना फसल खरीफ में, तो उसको उन्नालू कहा जाता है स्थानीय भाषा में। देखो, और जायद आपको पता है, तो ये अप्रैल में बोई जाती है, सब्जियों वाली फसल जायद। और माउट क्या है? ये शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, भूमध्य सागर के पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली। याद रखना, भूमध्य सागर से माउट,
जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। देखो, खरीफ की फसल को स्थानीय भाषा में सयालू कहा जाता है। खरीफ की फसल को स्थानीय भाषा में सयालू कहा जाता है, जबकि रबी की फसल को उन्यालू कहा जाता है। सॉरी, वो आपको ऊपर उल्टा बता दिया। तो देखो, खरीफ की फसल को सयालू कहा जाता है और रबी की फसल को देखो जब कटाई की जाती है उस समय से होती है। तो आपको पता है कि रबी की फसल की कटाई कब की जाती है, तो मार्च और अप्रैल में, उस समय गर्मी होती है तो उसको उनालू कहा जाता है। और खरीफ की फसल की कटाई कब की जाती है, तो आपको पता है सर्दियों में कटाई की जाती है इसकी, तो इसको सयालू कहा जाता है। अगला देखो, इसबगोल उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है। तो इसबगोल उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है, तो जालोर। कौन सा जिला, जालोर जिला। देखो, जालोर जिला इसबगोल, इसको घोड़ा जीरा भी कहा जाता है। याद रखना, क्या, घोड़ा जीरा इसबगोल को। उत्पादन में पूरे देश में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, काली मृदा राजस्थान के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है। तो काली मृदा आप सभी को पता है, इसका अन्य नाम क्या है, रेगुर मृदा। अन्य नाम भी याद रखना, इसका अन्य नाम रेगुर मृदा है, जो श्वेत जुताई वाली है। क्या है, श्वेत जुताई वाली मृदा कौन सी है, तो काली मृदा, जो कपास के लिए लाभदायक है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, तो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे, हाड़ौती क्षेत्र में, यानी कोटा, बूंदी, झालावाड़ में। इसको वर्टिसोल मृदा भी कहा जाता है। याद रखना, वर्टिसोल मृदा। देखो, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में पाई जाती है काली मृदा। अन्य नाम क्या है इसका, रेगुर, जो हाड़ौती के पठारी क्षेत्र यानी कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां में पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। किसकी खेती के लिए, याद रखना, कपास की खेती के लिए। श्वेत जुताई वाली मृदा, काली मृदा, कपास की खेती के लिए। अगला क्या है, अगला है कि बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है देश में, तो प्रथम स्थान है। कौन सा, प्रथम स्थान है। देखो, व्याख्या देखो इसकी कि राजस्थान में बाजरा उत्पादन में देश में अग्रणीय राज्य है। अगला क्या है कि नागौरी नस्ल किस पशुधन से संबंधित है। तो नागौरी नस्ल किस से संबंधित है, तो गाय से। किससे, गाय से। देखो, नागौरी नस्ल गाय की एक प्रसिद्ध नस्ल है, जो अपनी मजबूत और परिश्रमी बैलों के लिए जानी जाती है। विशेषकर कृषि कार्यों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अगला कौन सा है कि राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो ऊंट की नस्ल राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी प्रसिद्ध है, तो गोमट, जैसलमेरी, बीकानेरी, मेवाड़ी। याद रखना, है चारों ही ऊंट की नस्ल है। गोमट हुई, जैसलमेरी हुई, बीकानेरी हुई, मेवाड़ी हुई। तो इनमें ऊंट की कौन सी नस्ल सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो बीकानेरी। कौन सी, बीकानेरी नस्ल सर्वाधिक प्रसिद्ध है ऊंट की। देखो, बीकानेरी नस्ल ऊंटों में सबसे प्रसिद्ध है, जो अपनी ऊंचाई, सुंदरता, कार्य क्षमता के लिए जानी जाती है। अगला क्या है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये है सेवर भरतपुर में। कहाँ पे है, याद रखना, सेवर भरतपुर में स्थित है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। देखो, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1993 में, 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, जो भरतपुर में स्थित है। अगला कौन सा है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, जयपुर है, अलवर है, गंगानगर है, उदयपुर है। तो कौन सा है, तो गंगानगर। देखो, गंगानगर जिला नेहरू द्वारा, याद रखना, नेहरू द्वारा सर्वाधिक सिंचित वाला जिला है, जिसे राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। क्या है, राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। नेहरू के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। कौन से क्षेत्र में, याद रखना, ये गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में। अगला देखो, खनिज का देखो, आपका टॉपिक खनिज में, वैसे 4th ग्रेड में तो खनिज का टॉपिक आपको दिया नहीं है, लेकिन राजस्थान पुलिस में ज़रूर पूछेगा एक। देखो, 4th ग्रेड में पूछने को भी कुछ भी पूछ सकते हैं। देखो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-10 क्वेश्चन है। अभी देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी इनको। देखो, तो तांबा उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है।
तांबा उत्पादन में तो दूसरा स्थान है, याद रखना तांबा उत्पादन में दूसरा स्थान है। तांबा तांबा कौन सी मिश्रित धातु से बनी है, तो याद रखना पिताजी, नाम याद रखना कौन सी, पिताजी। देखो पित्तल, तांबा और जस्ता, याद रखना पिताजी से, ऐसे ट्रिक से याद रखना, आपको याद रह जाएगा। देखो राजस्थान तांबा उत्पादन में झारखंड के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। किसके एक नंबर पे कौन सा है, तो एक नंबर पे याद रखना झारखंड है, उसके बाद में अपना राजस्थान का नंबर आता है। जिसमें देखो खेतड़ी तांबे के लिए, आपको पता है खेतड़ी की खदान जो तांबे के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, कौन सी, खेतड़ी की। कहाँ पे स्थित है, तो ये झुंझुनू में स्थित है। अगला जस्ता शीशा उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो जस्ता शीशा, तो इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान, याद रखना कौन सा, प्रथम स्थान। देखो राजस्थान शीशा जस्ता के उत्पादन में देश में एकाधिकार रखता है, तो राजस्थान जस्ता और शीशा में एकाधिकार रखता है, यानी ये पहला स्थान रखता है। देखो जावर की खदानें जो उदयपुर में स्थित है, जस्ता और शीशा के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी, जावर की खदानें। और देखो राजपुरा दरीबा जो राजसमंद में स्थित है, याद रखना राजपुरा दरीबा कहाँ पे स्थित है, तो राजसमंद में, और जावर की उदयपुर में। अगला कि राजस्थान का खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है, राजस्थान का खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो अरावली को, थार मरुस्थल को, राजस्थान राज्य को, हाड़ौती को। तो देखो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, किसको, राजस्थान को, क्योंकि यहाँ पर कितने प्रकार की 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 58 खनिजों का खनन अभी वर्तमान में चल रहा है। कितने, याद रखना 58 खनिजों का अभी खनन चल रहा है। टोटल 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 58 का अभी खनन चल रहा है वर्तमान में। तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ऑप्शन देखो क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं बना है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। वैसे अरावली पर्वतमाला को भी राजस्थान खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं राजस्थान में। अगला जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन क्या है, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो किस जिले में होता है, तो नागौर में। कहाँ पे, नागौर में, याद रखना गोट मांगलो क्षेत्र में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। देखो नागौर जिला राजस्थान में जिप्सम उत्पादन में मुख्य प्रमुख हैं, जो उर्वरक, सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस में उपयोग किया जाता है। किसका, जिप्सम का उपयोग। अगला कि पन्ना उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा है स्थान है, तो पन्ना उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है, तो प्रथम स्थान है। कौन सा, प्रथम स्थान है। देखो राजस्थान पन्ना उत्पादन में देश में एकाधिकार रखता है। जो काला गुमान, याद रखना काला गुमान की खदानों में, राजसमंद में, जो देखो काला गुमान, राजसमंद और गोगुंदा, गोगुंदा कहाँ, याद रखना उदयपुर में प्रमुख खनन क्षेत्र है। अगला कौन सा अपना देखो पेट्रोलियम उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। कौन सा, दूसरा स्थान है। राजस्थान गुजरात के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादन राज्य है। तो एक नंबर कौन सा है स्टेट, तो गुजरात है, उसके बाद में अपना राजस्थान है। देखो कहाँ पर उत्पादन होता है पेट्रोलियम का, बाड़मेर सांचौर बेसिन में मुख्य उत्पादन क्षेत्र है। कौन सा, बाड़मेर सांचौर बेसिन। अगला क्वेश्चन लिग्नाइट कोयले के भंडार, लिग्नाइट कोयले के भंडार राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो बीकानेर, नागौर, बाड़मेर में। कहाँ पे, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होगा। देखो राजस्थान में लिग्नाइट कोयला के प्रमुख भंडार बीकानेर, पलाना, बरसिंगसर, नागौर, मेड़ता, बाड़मेर में कपूरड़ी, जालिपा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट रॉक फॉस्फेट उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो रॉक फॉस्फेट में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। देखो राजस्थान रॉक फॉस्फेट उत्पादन में देश में अग्रणीय स्थान रखता है। तो उर्वरक उद्योग उत्पादन महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ये क्या है, उर्वरक उद्योग में महत्वपूर्ण कच्चा माल है क्या, तो ये जामर कोठड़ा, जो कहाँ पे ये खदानें, जामर कोठड़ा, तो उदयपुर में मुख्य खदानें इनमें पाया जाता है।
अगला, संगमरमर उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो संगमरमर के लिए राजसमंद। कौन सा है? याद रखना, राजसमंद जिला। राजसमंद जिले का मकराना उच्च गुणवत्ता वाले सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, मकराना कहाँ पे है? तो ये राजसमंद में, जो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अगला, टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान में कौन से स्थान पर होता है? तो टंगस्टन का कहाँ पर होता है? तो डेगाना वर्तमान में कहाँ पे है? तो डीडवाना कुचामन में, डेगाना वर्तमान में। तो देखो, डेगाना जो टंगस्टन उत्पादन के लिए जाना जाता है, जो उच्च ताप सहन वाली धातु। और टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो याद रखना, बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अच्छा साइंस का क्वेश्चन बन रहा है। देखो, तो बल्ब में कौन से फिलामेंट का उपयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। तो ये डेगाना नागौर में प्रसिद्ध है। अगला, तो अब रहेगा अपना वन्यजीव और वन से क्वेश्चन। देखो, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो कितना प्रतिशत है? 7 से 8, 9 से 10, 10 से 11, 12 या 15 से 16। तो कितना है? तो 9 से 10%। देखो, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का 9.60 है। कितना है? ये 2021 का पूछा है। अभी 2024-25 का कितना है? तो ये 9.64 है। याद रखना, कितना है? 9.64%। कितना? 9.64% 2024-25 का, जो वर्तमान में वन रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार। अगला, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य देखो कहाँ पे स्थित है? तो ये अलवर जिले में स्थित है। कहाँ पे? अलवर जिले में। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य अलवर जिले में स्थित है। ये बाघ परियोजना के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला, केवलादेव घन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? देखो, केवलादेव घन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये है भरतपुर में। कहाँ पे? भरतपुर में, जिसे पक्षियों का सर्वाधिक पक्षियों का अजायब घर भी कहा जाता है। याद रखना। देखो, केवलादेव घन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो पूर्व में भरतपुर, जिसे पक्षी विहार, कहाँ पे? पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है। और ये साइबेरियन सार्स जैसे पक्षी, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि केवलादेव राष्ट्रीय घन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साइबेरियन क्या एक विदेशी पक्षी है जो जिसके लिए प्रसिद्ध है, जो यहाँ पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। अगला, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? इम्पोर्टेंट लगाना, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन टपकेगा आपके 4th ग्रेड में, तो पक्का टपकने वाला है ये। तो राज्य वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ली। कौन सा है? खेजड़ली राज्य वृक्ष है। कौन सा? याद रखना, खेजड़ली, जिसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। देखो, वैज्ञानिक नाम भी याद रखना, क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। वैज्ञानिक नाम याद रखना, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, जिसे राजस्थान का राज्य वृक्ष है, जिसे 1983 में ये दर्जा दिया गया था राज्य वृक्ष का। इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी या राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। देखो, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष तो LDC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और 4 आपको पशु परीक्षण में पूछा गया था अभी। तो याद रखना, राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो खेजड़ली को। अगला, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो सवाई माधोपुर में। कहाँ पे स्थित है? तो सवाई माधोपुर में स्थित है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। देखो, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ये अपनी बाघों की आबादी और ऐतिहासिक किले के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर का किला भी आपको पता है प्रसिद्ध है, और अपनी बाघों की आबादी के लिए सर्वाधिक बाघ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। अगला, राजस्थान का राज्य पुष्प। तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा आपको पता है? तो रोइडे का फूल है। क्या है? रोइडे का फूल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है रोइडे का? तो टेकोमेला एंडुलेटा है। याद रखना, टेकोमेला एंडुलेटा राजस्थान का राज्य पुष्प है। कब दर्जा दिया गया था इसको? तो 1983 में ही इसको भी साथ में दर्जा दिया गया था। खेजड़ी को भी 1983 में दिया गया था। तो इसे मरुस्थल का सागवान कहा जाता है। इम्पोर्टेंट छाप लेना, तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष तो खेजड़ली को कहा जाता है, और मरुस्थल का सागवान
तो मरुस्थल का सागवान किसे कहा जाता है? तो रोइडे को कहा जाता है। अगला, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में स्थित है? तो मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में स्थित है? तो ये कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है? कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में। देखो, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा वन्य जीव अभयारण्य भी कहा जाता है इसको। तो ये कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ है। ये तीसरा टाइगर रिजर्व है। क्या है? तीसरा टाइगर रिजर्व है। तो एक नंबर कौन सा था आप सभी को पता है? तो एक नंबर था अपना रणथंभौर टाइगर रिजर्व। अगला, गोंडवाना राजस्थान का राज्य पक्षी है। गोंडवाना राजस्थान का राज्य पक्षी है। देखो, इसका इंग्लिश में भी नाम याद रखना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखो, राजस्थान का राज्य पक्षी है। ये मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। देखो, गोंडवाना राजस्थान का राज्य पक्षी है जो मुख्य रूप से राजस्थान के मरु उद्यान, कौन से मरु उद्यान में, सोरसेन बारा और अजमेर के सोकलिया जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला, ताल छापर अभयारण्य कौन सा है? ताल छापर अभयारण्य किस जिले में है? तो ये कौन से जिले में है? तो चूरू जिले में स्थित है। ताल छापर अभयारण्य है, पहले तो याद रखना, चूरू जिले में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। चूरू जिले में सुजानगढ़ तहसील में, तो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें हम कृष्ण मृग भी कहा जाता है। क्या है? कृष्ण मृग। अगला, उड़न गिलेरी, इम्पोर्टेंट लगा लेना, वेरी इम्पोर्टेंट। उड़न गिलेरी के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? सीता माता वन्यजीव टोडगढ़। तो ऑप्शन नंबर ए ही अपना राइट होगा। कौन सा है? सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, जो उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है। देखो, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये प्रतापगढ़ और उदयपुर में स्थित है। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य अपने उड़न गिलेरी और सागवान के वनों के लिए, कौन से सागवान वनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला, तो अब रहेगा अपना जनगणना और जनसंख्या के टॉपिक के क्वेश्चन। देखो, राजस्थान की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6.585 करोड़। कितनी है? 6.85 करोड़। देखो, लगभग 6.85 करोड़ राजस्थान की 2011 जनगणना के अनुसार है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 6.85 करोड़ है, जो 6,85,48,437 है। अगला, राजस्थान, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बताना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यह है जयपुर। तो इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 595 है इसका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला बताना है। तो न्यूनतम जैसलमेर आप सभी को पता है कितना है इसका जनसंख्या घनत्व है? तो 17 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। याद रखना, जैसलमेर सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 है। कितना है? 928। और इंडिया का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। कितना याद रखना? 943 है इंडिया का और 928 है राजस्थान का। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये है डूंगरपुर है। आप सभी को पता है कौन सा है? डूंगरपुर। कितना है? 994 लिंगानुपात है इसका। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बताना है। कौन सा न्यूनतम? तो कौन सा है? तो यह है अपना धौलपुर है। इसका लिंगानुपात कितना है? तो 846 लिंगानुपात है। राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो 66.1% है। कितनी है? 66.1% है। नेक्स्ट, राजस्थान की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला बताना है।
तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है राजस्थान का? तो यह है कोटा। कौन सा है, याद रखना, कोटा जिला। देखो कोटा जिले की साक्षरता कितनी है? तो 76.6% है, जो राजस्थान में सर्वाधिक है। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दो। देखो नेक्स्ट क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला बताना है। कौन सा न्यूनतम साक्षरता दर वाला? तो सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो न्यूनतम कौन सा जिला है? तो ये जालोर जिला है। कितना साक्षरता दर इसकी? तो 54.9% है। अगला, राजस्थान की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। कितना है शहरी का? तो ये है 25। कितना है? 25। देखो 25 का 24 भी आ सकता है। कितना? 24% या 25% भी आ सकता है। देखो राजस्थान की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 24.9 कितना है? देखो 24.9 शहरी जनसंख्या क्षेत्र है, जो लगभग 75.1% ग्रामीण इलाका है। तो 75.1 तो ग्रामीण है और शहरी कितना है? तो 24.9 शहरी क्षेत्र है। अब रहेगा अपना सिंचाई परियोजना से संबंधित क्वेश्चन। तो देखो राजस्थान का राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर और किस जिले में स्थित है? तो राणा प्रताप सभी को पता है किस नदी पर और कौन से जिले में है? तो ये चंबल नदी पे है। कौन सी? चंबल नदी पे है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होगा, चंबल नदी पे चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध। देखो राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन है। क्या है? जल विद्युत उत्पादन वाला राणा प्रताप सागर बांध है। अगला, माई बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो माई बजाज किन राज्यों की है? तो यह है गुजरात और राजस्थान की। किन की? गुजरात और राजस्थान की। गुजरात का कितना प्रतिशत है? तो इसमें 45 और राजस्थान का 45 और गुजरात का 55। याद रखना 45 और 55। देखो माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना। इसमें दोनों राज्य क्या है? दोनों राज्यों की हिस्सेदारी 45:55 है। अगला, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये हरिके बराज से होता है। हरिके बराज से इसका उद्गम होता है इंदिरा गांधी नहर का। देखो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम सतलुज और व्यास नदी, याद रखना सतलुज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है हरिके बराज यानी पंजाब से होता है। अगला, बिसलपुर, इंपॉर्टेंट लगा लेना, सेम टू सेम टपकेगा। बिसलपुर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बिसलपुर परियोजना किस नदी पे है? तो बनास नदी पे। बिसलपुर परियोजना बनास नदी पे कौन से जिले में? याद रखना बिसलपुर तो टोंक जिले में स्थित है। कौन से? टोंक जिले में स्थित है। ये जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई शहरों को पेयजल उपलब्ध करवाती है। अगला क्वेश्चन, जवाई बांध किस जिले में स्थित है? तो जवाई बांध कौन से जिले में स्थित है? तो पाली जिले में है। कौन से? पाली जिले में स्थित है जवाई बांध। देखो जवाई बांध पाली जिले में कौन सी नदी के ऊपर है? तो ये जवाई नदी के ऊपर स्थित है। जवाई नदी जो लूणी नदी की सहायक नदी है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। किसको? इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। याद रखना सभी जवाई बांध को। अगला, गंग नहर का निर्माण कब हुआ था? तो गंग नहर का निर्माण सभी को पता है कब हुआ था? 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में। देखो गंग नहर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में सतलज नदी से करवाया था। सतलज नदी से करवाया था। ये राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना है। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना है। तो इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1927 में। नेक्स्ट, चंबल परियोजना पर राजस्थान में कुल कितने बांध है? तो चंबल परियोजना पर राजस्थान में 3 बांध है। देखो कौन से बांध है? तो एक तो प्रताप सागर बांध है, एक जवाहर सागर बांध है, एक कोटा बैराज। टोटल कितने? 5 बांध है। जो टोटल याद रखना 5 बांध है चंबल नदी पे। देखो चंबल परियोजना में कुल 4 बांध है, कुल 4 बांध है। देखो कितने? 4 बांध है। इनमें से 3 गांधी सागर को छोड़ के। गांधी सागर कहाँ है? तो याद रखना गुजरात में है गांधी सागर। कहाँ पे? गुजरात में है।
राजस्थान में स्थित राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा। एकमात्र जो चंबल नदी पर नहीं है, राजस्थान में स्थित नहीं है चंबल नदी पर बांध, तो गांधी सागर बांध, याद रखना, ये गुजरात में स्थित है। अगला क्या है, पांचना बांध किस जिले में स्थित है? क्या है पांचना बांध? तो पांचना बांध किस जिले में स्थित है? तो करौली जिले में। देखो पांचना बांध करौली जिले में मिट्टी से बना हुआ बांध है। किससे बना हुआ है? याद रखना, मिट्टी से बना हुआ बांध जो 5 नदियों भद्रावती, बरखेड़ा, अट्टा, माची, भैंसावट के संगम पर स्थित है। अगला, सिद्धमुखनोर परियोजना को किस नदी से पानी मिलता है? तो कौन सी नदी से मिलता है इसको? तो रावी और व्यास से। देखो सिद्धमुखनोर परियोजना को रावी और व्यास नदियों के अतिरिक्त जल से पानी मिलता है। ये हनुमानगढ़ और चूरू जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। कौन से जिलों को? हनुमानगढ़ और चूरू जिलों को। अगला क्या है, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है। क्या नाम है? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है। देखो इंदिरा गांधी नहर की गजनेर लिफ्ट नहर का नाम बदलकर पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर कर दिया गया है, याद रखना। तो अब रहेगा अपना परिवहन एवं उद्योग से संबंधित क्वेश्चन। देखो पूरी क्लास में हम ज्योग्राफी का ऊपर से रिवीजन कर लेंगे एक बार। देखो रिवीजन तो आपको रिवीजन होगा तो माइंड में चलते रहेंगे, क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक में जाओ, जैसे ये क्वेश्चन आ गया राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो इससे मिलते जुलते सारे क्वेश्चन एक बार आप भी रिवीजन कर लेना, अपने नोट्स बनाए हुए उनसे। तो देखो 71 क्वेश्चन नंबर, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बताना है राजस्थान में, तो कौन सा है? तो ये 27 NH 27। कौन सा? NH 27 जो सबसे लंबा है। देखो पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर का हिस्सा है। किसका? पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर का हिस्सा है। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 637 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये लाखेरी बूंदी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1915 में। 1915 में लाखेरी बूंदी में राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। अगला, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो उदयपुर में है। कहाँ पे? उदयपुर में स्थित। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट होगा। देखो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर में है, जो जस्ता शीशा खनन प्रगलन का कार्य करती है। अगला 74 नंबर, देखो रिक्को का संबंध किससे है? तो रिक्को का संबंध किससे है? तो औद्योगिक विकास से है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होगा। देखो रिक्को, इसकी फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड। फुल फॉर्म भी याद रखना आप सभी। तो राजस्थान में उद्योगों का विकास और निवेश को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख संस्था है ये। चंदेरिया जो चित्तौड़गढ़ में है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है जिंक सिमुलेटर के लिए। किसके लिए? जिंक सिमुलेटर के लिए चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक सिमुलेटर प्लांट पर स्थित है। अगला 76 नंबर, देखो राजस्थान में सर्वाधिक सूती वस्त्र। तो राजस्थान में सर्वाधिक सूती वस्त्र तो भीलवाड़ में। सभी को पता है कि राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? देखो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है या टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है, दोनों नाम याद रखना। तो इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आप सभी को पता है। तो अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट देखो अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो अरावली पर्वतमाला कितना प्रतिशत है राजस्थान के कुल क्षेत्र का? कितना? ये 9% है, याद रखना। कितनी जनसंख्या निवेश करती है यहाँ पर? 10% जनसंख्या निवेश करती है और 9% क्षेत्र में है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश कितना है? तो ये 23% है। कितनी जनसंख्या निवेश करती है इसमें? तो 39। और मरुस्थलीय कितना आप सभी को पता है? तो 61% मरुस्थलीय है। अगला देखो राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश थार का मरुस्थल कहलाता है? तो कौन सा है ये? तो ये पश्चिमी रेतीला मैदान है। ऑप्शन नंबर बी अपना इसमें राइट होगा। अगला है कि हाड़ौती का पठार राजस्थान किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो हाड़ौती का पठार
तो किस भौतिक प्रदेश का है राजस्थान के? तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा है हाड़ौती का पठार। अगला क्या है, देखो राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी पे है? तो राजस्थान का 56 का मैदान किस नदी पे है? तो ये माही नदी पे है। किस पे है? माही नदी पे। 56 का मैदान माही नदी पे। तो ये प्रतापगढ़, राजस्थान के जैसे दक्षिणी हिस्सा है ना, यहाँ पे प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में 56, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में 56 गांवों का समूह, जिसे 56 का मैदान कहा जाता है। अगला, राजस्थान का कौन सा जिला गिरेवा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो कौन सा जिला गिरेवा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो उदयपुर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए याद रखना, गिरेवा की पहाड़ियों से उदयपुर जिला घिरा हुआ है। अगला, बांगड़ प्रदेश राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो बांगड़ प्रदेश राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? बांगड़ या वागड़ प्रदेश आ सकता है। देखो बांगड़ या वागड़ प्रदेश भी आ सकता है यहाँ पे। तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर, कहाँ पे? बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में फैला हुआ है वागड़ प्रदेश। अगला, राजस्थान में भोराट का पठार किन 2 जिलों के मध्य है? तो भोराट का पठार किन 2 जिलों के मध्य है? तो ये कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। कहाँ पे? कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य स्थित है भोराट का पठार। अगला, लाटी सीरीज क्या है? तो लाटी सीरीज आप सभी को पता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में एक भूगर्भीय जल पट्टी है। क्या है? भूमिगत जल पट्टी है, जो रेगिस्तान क्षेत्र में मीठे जल की एक पट्टी है, उसको लाटी सीरीज कहा जाता है। अगला, राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक बालू का स्तूपों वाला है? तो सर्वाधिक स्तूपों वाला कौन सा है? तो ये जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट होगा। तो मुक्त प्रदेश कितना है बालू तक? मुक्त तो 41% मुक्त है, और 41 पॉइंट है, और 59 जो युक्त प्रदेश है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। देखो ऊपरमाल का पठार क्या है? ऊपरमाल का पठार राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कौन से क्षेत्र में स्थित है ऊपरमाल का? तो ये हाड़ौती यानी दक्षिण पूर्वी पठार, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा तक फैला ऊपरमाल का पठार कहाँ पे स्थित है? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा तक, तो दक्षिणी पूर्वी पठार पर क्षेत्र में स्थित है ये। अगला क्या है कि दुस्सेरी की नाल क्या है? दुस्सेरी की नाल दर्रा राजस्थान के किस जिले में? तो ये है पाली जिले में। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होगा इसका। अगला, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? ये सिरोही में स्थित है। लंबाई कितनी है इसकी? तो 1722 मीटर इसकी लंबाई है, सर्वाधिक ऊंची चोटी। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मरु त्रिकोण के अंतर्गत आता है? तो कौन सा क्षेत्र मरु त्रिकोण के अंतर्गत आता है? तो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। पशु परीक्षण में पूछा गया था क्वेश्चन ये डिट्टो। मरु त्रिकोण में तो याद रखना जोधपुर आता है, एक जैसलमेर आता है, एक बीकानेर आता है, मरुस्थलीय क्षेत्र वाले जिले। अगला, भाकर शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र की तीव्र ढाल वाले पहाड़ियों के लिए किया गया है? तो भाकर शब्द का प्रयोग किस तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों के लिए? तो ये सिरोही वाले। भाकर कहाँ है? तो सिरोही में। तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों के लिए भाकर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का हिस्सा है? तो मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का है? तो ये बनास नदी बेसिन का है। किसका? बनास नदी बेसिन का हिस्सा है। देखो राजस्थान की जलवायु से क्वेश्चन हम देखो, राजस्थान में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो राजस्थान में अधिकांश वर्षा कौन से मानसून से होती है? सभी को बता दो, बंगाल की खाड़ी शाखा से। राजस्थान में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। कौन सी? बंगाल की खाड़ी शाखा से 90% वर्षा होती है, और सबसे कम होती है तो अरब सागर से मात्र 10% वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है राजस्थान में? तो झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, और सबसे कम होती है जैसलमेर में। स्थान पूछे तो याद रखना, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो माउंट आबू है, याद रखना। अगला, राजस्थान में मावठ क्या है? तो राजस्थान में मावठ क्या है? तो ये शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है। तो क्या है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है, जो भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से होती है। भूमध्य सागरीय के पश्चिमी विक्षोभों से होती है।
अगला, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW प्रकार की जलवायु राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो BWHW तो मरुस्थलीय क्षेत्र में आप सभी को पता है यहाँ पे कौन सा है BWHW, कौन सी है BWHW। यहाँ पर फिर BSHW आता है उसके बाद में, फिर यहाँ पे CAG CWG, यहाँ पे नीचे कौन सी है तो नीचे है AW, कौन सी है AW। तो याद रखना BWHW जैसलमेर इधर इस साइड में, जैसलमेर इस साइड में पाई जाती है, और BSHW बाड़मेर जोधपुर का कुछ हिस्सा ऐसे यहाँ पे, और CWG तो ये पूर्वी क्षेत्र में यानी पूर्व में जयपुर इधर, और नीचे कौन सी पाई जाती है तो AW जलवायु पाई जाती है नीचे। तो इस क्वेश्चन को क्या पूछा देखो, BWHW तो ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल में पाया जाता है। अगला, राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो राजस्थान का सर्वाधिक जिला जो वर्षा प्राप्त करता है तो झालावाड़ है, और सबसे कम याद रखना तो जैसलमेर सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। देखो स्थान पूछे भी याद रखना, तो स्थान में तो देखो माउंट आबू सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, और सम क्षेत्र जो फलोदी में स्थित है सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, सम क्षेत्र स्थान। अगला, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर किस जिले में है? तो न्यूनतम दैनिक तापांतर किस महीने में ये बताना है, तो कौन से महीने में है तो अगस्त महीने में, वर्षा के कारण न्यूनतम दैनिक तापांतर है। तो सभी को बताना है कि न्यूनतम दैनिक वार्षिक तापांतर सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो ये याद रखना कौन सा जिला है, चूरू जिला है। कौन सा जिला है? चूरू जिला, जो वार्षिक तापांतर के लिए, और दैनिक तापांतर के लिए कौन सा जिला है तो ये जैसलमेर जिला है। दिन में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, रात में ठंड पड़ने लगती है, तो ये दैनिक तापांतर यानी दिन में चेंज होता है। और वर्षों तक गर्मी, ऐसे 6 महीने गर्मी रही, 6 महीने सर्दी रही, ऐसे सर्वाधिक तो चूरू जिला है। अगला, राजस्थान में लू स्थानीय पवनें किस ऋतु में चलती है? तो लू किस ऋतु में चलती है? तो ये ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। क्या है? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा है, जो पश्चिम क्षेत्र से मरुस्थल से आती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। अगला क्या है? अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से प्रभावित करती है? तो इसका पूर्व पश्चिम विस्तार क्या है? पूर्व पश्चिम विस्तार बी ऑप्शन देखो, इसका उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिमी विस्तार, तो इसका उत्तर पूर्व दक्षिणी पश्चिमी विस्तार जो अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो राजस्थान में आप सभी को पता है अरावली कैसे स्थित है, तो आपको पता है अरावली ऐसे स्थित है, कैसे? ऐसे। तो ये कौन सी दिशा होगी देख लो, ऊपर उत्तर है, इधर पूर्व में है, फिर इधर साउथ, और इधर कौन सी है? पश्चिमी दिशा है। तो देखो कैसे स्थित है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में विस्तार है, जो अरब सागरीय मानसून के समांतर है। किसके? अरब सागरीय मानसून की हवा आती है, जो वर्षा होती है, तो ये इसके अरावली के समांतर निकल जाती है, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा कम होती है अपने राजस्थान में। अगला, राजस्थान के किस भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है? कौन सी अर्ध शुष्क जलवायु? तो ये मरुस्थलीय और अरावली के बीच का क्षेत्र है। कौन सी? मरुस्थलीय और अरावली के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इसका अपना राइट होगा, अर्ध शुष्क जलवायु। देखो अगला, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है? तो गंगानगर में। कितने दिनों तक चलती है? तो ये 27 दिन तक चलती है। कितने दिन? याद रखना, गंगानगर में सर्वाधिक आंधियाँ चलती है 27 दिन। उसके बाद में बीकानेर में सबसे कम, तो झालावाड़ साइड में सबसे कम चलती है, 1 या 2 दिन मात्र। अगला, राजस्थान में समरेखा जो राज्य को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो राज्य को 2 बराबर भागों में कौन सी समरेखा बांटती है? सभी को पता है आपको, तो 50 सेमी समरेखा। और शुष्क और अर्ध शुष्क को, तो इसको 25 सेमी समरेखा, मरुस्थलीय क्षेत्र को शुष्क और अर्ध शुष्क 2 बराबर भागों में 25 सेमी समरेखा बांटती है, और राजस्थान को 50 सेमी समरेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CAW प्रकार की जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है?
तो जैसलमेर, गंगानगर, डूंगरपुर बांसवाड़ा और जोधपुर। तो CAW थॉर्नवेट के अनुसार किस जिले में पाई जाती है? तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि राजस्थान में काल बैसाखी का संबंध किससे है? तो राजस्थान में काल बैसाखी का संबंध किससे है? तो अचानक तेज वर्षा। क्या है? अचानक तेज वर्षा या गरज के साथ बौछार। ऑप्शन नंबर सी अपना इसमें राइट होगा। देखो ये मुख्यतः भारत में, लेकिन कभी कभी राजस्थान के पूर्वी भागों में भी इसका प्रभाव देखा जाता है। कौन से भागों में राजस्थान में? तो पूर्वी भागों में। अगला, राजस्थान में सामान्यतः मानसून की वापसी कब शुरू होती है? तो सामान्यतः देखो प्रवेश तो कब होता है राजस्थान में मानसून का? तो 15 जून से प्रवेश शुरू हो जाता है राजस्थान में। और वापसी कब होती है? तो ये सितंबर के मध्य से वापसी होती है। कब? सितंबर के मध्य से मानसून वापस लौटने लगता है। अगला, राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो ये जून महीना राजस्थान का सबसे गर्म महीना है। देखो राजस्थान के किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत सबसे कम है? तो राजस्थान के किस क्षेत्र में? तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला, राजस्थान की सिंचाई देखो। राजस्थान की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। फटाफट देखो, मात्र 10-15 क्वेश्चन और बचे हैं आपके इस क्लास के। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हरक्का बैराज आपको पता है, पंजाब से, जो सतलुज और व्यास नदियों के संगम से निकलती है। पंजाब से सतलुज और व्यास नदियों के, याद रखना, तो हरक्का बैराज से उद्गम होता है इसका। अगला क्या है? गंगनेर किस नदी से निकलती है? तो गंगनेर ये सतलज नदी से निकलती है। राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होगा। कुएं और नलकूपों के द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। और उत्तरी क्षेत्र में गंगानगर हुआ, हनुमानगढ़ हुआ, वहाँ पे नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। भरतपुर इस साइड तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। देखो अगला, माई बजाज सागर परियोजना किन जिलों की संयुक्त परियोजना है? तो माई बजाज किनकी है? तो राजस्थान और गुजरात की। कितना अनुपात इन दोनों का हिस्सा है? तो राजस्थान का तो 45 है, याद रखना, और गुजरात का 55 है अनुपात, दोनों का हिस्सा है इन परियोजना में। नेक्स्ट, पांचना बांध बताना है। तो पांचना बांध किस जिले में है? तो ये अपना करौली जिले में स्थित है। मिट्टी से निर्मित बांध है पांचना बांध, याद रखना सभी। कहाँ पे है? तो करौली जिले में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा अपना। अभी तक आपने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर भी कर दो यार फटाफट। देखो आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है। नेक्स्ट देखो, बिसलपुर परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखना बिसलपुर परियोजना किस नदी पे है? तो याद रखना बनास नदी पे। कौन से ज़िले में स्थित है? तो टोंक ज़िले में स्थित है। कहाँ पे? टोंक ज़िले में स्थित है बिसलपुर परियोजना। सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन छपने वाला, इंपॉर्टेंट लगा लेना। अगला, मेजा बांध बताना है। क्या है? मेजा बांध किस जिले में स्थित है? तो ये भीलवाड़ा में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, कौन सी नदी पे है? तो कोठारी नदी पे है भीलवाड़ा में। कौन सी? कोठारी नदी में। नेक्स्ट, राजस्थान में नर्मदा नहर, क्या है? नर्मदा नहर परियोजना में किन जिलों को सिंचाई की सुविधा मिलती है? तो नर्मदा नहर के द्वारा, याद रखना, तो जालोर और बाड़मेर को। जालोर बाड़मेर को कहाँ से प्रवेश होता है? इसका सांचौर से प्रवेश होता है। तो बूंद बूंद सिंचाई द्वारा, एकमात्र परियोजना बूंद बूंद के द्वारा, फुहारा पद्धति के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की जाती है। तो कौन सी है? ये नर्मदा नहर परियोजना। कौन से झील सर्वाधिक लाभान्वित होते हैं? तो याद रखना जालोर और बाड़मेर अपने। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? ईसरादा बांध बताना है। क्या है? ईसरादा बांध बताना है किस जिले में स्थित है? तो ये सवाई माधोपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ईसरादा बांध सवाई माधोपुर जिले में स्थित है।
अगला देखो, तो अगला क्वेश्चन है, तो चंबल परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना, याद रखना। तो दोनों का 50-50 भाग कितना है, 50-50 भाग है दोनों का, याद रखना चंबल परियोजना में। तो चंबल परियोजना ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। देखो, गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है, तो गांधी सागर आप सभी को पता है किस परियोजना का है, तो ये अपने चंबल परियोजना का ही हिस्सा है। तो सभी को पता है कि चंबल नदी पे कितने बांध है, तो 4 बांध है, आप सभी को बताया था ऊपर। देखो, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है ये चंबल परियोजना, जो गांधी सागर बांध चंबल परियोजना पे स्थित है। देखो, मध्य प्रदेश में स्थित है, क्या है, मध्य प्रदेश में स्थित है, चंबल नदी परियोजना का प्रथम बांध ही है। अगला, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में, तो राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है, तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कौन सी नदी पे है, कौन सी नदी पे स्थित है, तो आप सभी को पता है चंबल नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे, चंबल नदी पे स्थित है राणा प्रताप सागर बांध। नेक्स्ट, सिद्धमुख नेर परियोजना को किस देश से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो सिद्धमुख नेर परियोजना को किस देश से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, तो ये अपने कनाडा से, कौन से, कनाडा देश से वित्तीय सहायता उपलब्ध होती है सिद्धमुख नेर परियोजना को। देखो, गंगनेर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो गंगनेर का निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। किनके द्वारा करवाया गया था, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा गंगनेर का निर्माण करवाया गया था। अगला, देखो, पर्यटन के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी हम अब। राजस्थान में पर्यटन का उद्योग का दर्जा कब दिया गया, राजस्थान को पर्यटन का उद्योग का दर्जा कब दिया गया था, तो 1989 में। कब, 1989 में, मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर। अगला, मरु महोत्सव राजस्थान के किस जिले में है, तो मरु महोत्सव राजस्थान के किस जिले में है, तो जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में है, जैसलमेर जिले में मरु महोत्सव मनाया जाता है। कब, फरवरी माह में, याद रखना फरवरी माह में मरु महोत्सव राजस्थान किस जिले में मनाया जाता है, तो जैसलमेर माह में। और ऊंट महोत्सव कब मनाया जाता है, सभी को पता है, तो ऊंट महोत्सव जनवरी माह में मनाया जाता है। कहाँ पे, तो ये अपने बीकानेर में मनाया जाता है ऊंट महोत्सव। देखो अगला, हवा महल कहाँ स्थित है, तो आप सभी को पता है हवा महल कहाँ स्थित है, तो जयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया गया था, तो 1799 में। किनके द्वारा, तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। इनके द्वारा, प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था 1799 में जयपुर में। अगला, दिलवाड़े के जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो दिलवाड़े के जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये अपने सिरोही जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। राजस्थान का खजुराहो कौन से मंदिर को कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। अभी तक आपने हमारी, देखो, पहले एक मैराथन ले चुके हैं हम 5 घंटे की लगातार, जिनमें आपके साइंस के, हिंदी के, कंप्यूटर के और ज्योग्राफी, हिस्ट्री के की मैराथन लगा रखी है। प्ले लिस्ट में चेक करना, तो अभी तक आपने वो क्लास नहीं ली है तो फटाफट उसको भी एक बार ज़रूर देखना। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर तो सिरोही जिले में, और राजस्थान के खजुराहो किन्हें कहा जाता है, कहाँ पे स्थित है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना ही है। देखो अगला, केवलादेव घन्ना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है, तो कौन से जिले में स्थित है, तो अपने भरतपुर जिले में स्थित है केवलादेव घन्ना पक्षी विहार। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है यहाँ पे। अगला क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग आप सभी को पता है कहाँ पे है, जोधपुर में स्थित है, चिड़िया टूक पहाड़ी पे। कहाँ पे है, जोधपुर में स्थित है, चिड़िया टूक पहाड़ी पे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला, राजस्थान का कौन सा शहर झीलों की नगरी के नाम से विख्यात है, तो झीलों की नगरी से, तो जोधपुर। आप सभी को बताना है कि घंटियों के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, जिला, और घंटियों के और 100 द्वीपों के, क्या है, 100 द्वीपों से, तो बांसवाड़ा 100 द्वीपों से, और घंटियों से तो झालरापाटन झालावाड़, याद रखना सभी। देखो अगला, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो ये है अपने सवाई माधोपुर में।
प्रथम टाइगर रिजर्व है राजस्थान का, प्रथम टाइगर रिजर्व है रणथंभौर। अगला, पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला तो अजमेर जिले में पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है कार्तिक माह में। कब? याद रखना, कार्तिक माह में आयोजन किया जाता है। अगला क्या है? पटुओं की हवेली, रिसेंट पटवारी में पूछा था अभी 17 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में। तो पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? तो अपने जैसलमेर में स्थित है पटुओं की हवेली। हवेली से एक क्वेश्चन पक्का पूछेंगे आपको 4th ग्रेड में, देखना। अगला, थार महोत्सव राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट लगा लेना, थार महोत्सव तो किस जिले में? तो अपने बाड़मेर जिले में थार महोत्सव मनाया जाता है। ऊँट महोत्सव याद रखना, तो बीकानेर में ऊँट महोत्सव, मरु महोत्सव जैसलमेर में, थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। अगला, कोलायत मेला किस जिले में है? तो कोलायत मेला आप सभी को पता है कब? देखो, कोलायत तो ये अपने बीकानेर जिले में मनाया जाता है। कपिल मुनि का मेला। अगला, जंतर मंतर वेधशाला को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थल में शामिल किया था। कहाँ स्थित है ये? तो ये अपने जयपुर में स्थित है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना कब किया गया था इनको शामिल कब किया गया था? तो 2010 में इनको शामिल किया गया था, जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। अगला, गागरोन दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो गागरोन दुर्ग तो झालावाड़ जिले में गागरोन दुर्ग स्थित है। ये एक जल दुर्ग है। कहाँ पे स्थित है याद रखना? तो झालावाड़ जिले में। अगला, ऊँट महोत्सव, तो ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये अपने बीकानेर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है याद रखना? तो जनवरी माह में मनाया जाता है। कब? जनवरी माह में बीकानेर में ऊँट महोत्सव मनाया जाता है। थार महोत्सव अभी सभी को आपको बताया था, तो बाड़मेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। थार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो थार का प्रवेश द्वार याद रखना, जोधपुर को कहा जाता है। तो ये आपके क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन था। क्या था? अंतिम क्वेश्चन ने था। तो आप सभी को क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करना। तो अब आपकी एक मैराथन राज व्यवस्था की रहेगी जो कल आएगी आपकी, और एक करंट अफेयर्स की जो सुजत सार है राष्ट्रीय, और एक राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना, हमारा VM क्लासेस नाम से टेलीग्राम है। तो ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।